सख्ती से नीले पड़ रहे थे। उसे बहुत तेज बुखार था और वो सोफे पर कंबल में लिपटी कांप रही थी। पास ही दूसरे सोफे पर लेटा देव उसकी कराहने की आवाज सुनकर झल्लाकर उठा। अरे, अब क्या मुसीबत है? सोने क्यों नहीं दे रही हो? वो झुंझलाहट में बोला। मुझे मुझे बहुत ठंड लग रही है देव, क्या करूं मैं? दो-दो कंबलों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। राधिका ने कंबल के अंदर से ही कांपती आवाज में कहा। देव गहरी सांस छोड़कर उठा और उसके पास आया। उसने जैसे ही कंबल हटाया देखा कि राधिका का पूरा शरीर थरथरा रहा था। उसके बिखरे बाल और कपकपाते होंठ देखकर देव का दिल एक पल के लिए पसीज गया। पहले तो उसने नजरें चुराई पर फिर मन में सोचा, अब तो ये मेरी पत्नी है, बचपन की दोस्ती अब इस पवित्र रिश्ते में बदल चुकी है, तो फिर झिझक कैसी? वैसे भी इस हालत में वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? इससे पहले कि वो कुछ सोचता, राधिका ने दोबारा कंबल ओढ़ लिया। क्या कर रहे हैं आप? एक तो मैं ठंड से मर रही हूँ और आप ऊपर से कंबल छीन रहे हैं। देव बस ये देखना चाहता था कि बुखार कितना है, पर उसकी मासूमियत देख उसकी नीयत थोड़ी डगमगा गई। उसने फिर से कंबल हटाया। राधिका ने मुश्किल से आंखें खोली और रुआंसी होकर बोली, क्या दिक्कत है आपके पास? देव बोला, दिक्कत मेरे पास नहीं तुम्हारे साथ है। किसने कहा था इस तूफानी बारिश में भीगने के लिए? मैंने तो नहीं कहा था ना कि जाकर बारिश में नाचो और अब बुखार चढ़ाकर बैठ जाओ। तुम्हारी ये कपकपाहट अब कंबल से कम नहीं होगी, कुछ और करना पड़ेगा। देव ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी। राधिका के गुलाबी होते गाल और बुखार की तपिश देखकर उसका मन डोलने लगा था। राधिका ने मासूमियत से पूछा, तो फिर कैसे खत्म होगी ये ठंड? देव प्लीज बताइए ना, बहुत सर्दी लग रही है। देव मुस्कुराया और बोला, बताऊं, पर बाद में जंगली बिल्ली की तरह नाखून तो नहीं चलाओगी? राधिका बोली, मैं क्यों ऐसा करूंगी? आप बस मेरी ये ठंड दूर कर दीजिए, चाहे जो करें। देव को मानो इसी बात का इंतजार था। वो उसी के साथ कंबल में आ गया। राधिका भी कुछ समझ पाती उससे पहले ही देव ने उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। उसने उसे खुद के करीब खींचते हुए धीरे से कहा, अब देखो कैसे 5 मिनट में तुम्हारी सारी ठंड गायब होती है। शादी से कुछ दिन पहले देव ने अपनी माँ सुमित्रा देवी से साफ कह दिया था, माँ मुझे पत्नी चाहिए, कोई बच्चा नहीं जिसे मुझे पालना पड़े। मैं एक समझदार लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरे जज्बात समझे। राधिका और मैं बचपन के दोस्त रहे हैं, पर वो अभी भी वही छोटी बच्ची है। सुमित्रा जी ने दृढ़ता से कहा, वो मेरे सबसे प्यारे दिवंगत दोस्त की बेटी है। बचपन से तुम दोनों साथ खेले हो, तुमसे बेहतर उसे कोई नहीं समझ सकता। और वो उतनी भी छोटी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मैं देख चुका हूँ कि वो कितनी बड़ी है। देव तंज कसते हुए बोला, दो चोटियां बांधकर बच्चों की तरह आंगन में बारिश में कूद कूद कर नहा रही थी। मुझे तो वो आज भी स्कूल की स्टूडेंट लगती है। माँ, अगर आप अपने दोस्त की बेटी को सहारा देना चाहती हैं तो शौक से दे, पर उसे मेरे गले मत मढ़िए। सुमित्रा जी ने आखिरी दांव खेला। शादी तो तुम्हें राधिका से ही करनी होगी देव, वरना तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता की सारी जायदाद मेरे नाम है। हार मानकर देव ने कहा, ठीक है माँ, अगर आपकी यही जिद है तो मैं शादी कर लूंगा, पर उसे समझा दीजिएगा कि मैं अब उसका तो पुराना बचपन वाला दोस्त नहीं रहा। अब मैं उसका पति हूँ और उसे अपनी बचकानी हरकतें छोड़नी होगी। राधिका ने कमरे के बाहर से ये सब सुन लिया था। वो पहले ही देव से डरने लगी थी, क्योंकि कल ही तो उसने राधिका को बुरी तरह डांटा था। राधिका को अंदाजा नहीं था कि शादी के बाद अब सब बदल गया है। कल जब देव ऑफिस से लौटा और उसने राधिका को बारिश में भीगते देखा, तो उसका पारा चढ़ गया। उसने राधिका का कान पकड़ा और उसे अंदर खींचते हुए लाया। गंवार लड़की, ये क्या कर रही थी? बच्ची हो क्या, जो यूं उछल उछल कर नहा रही हो? कभी बारिश नहीं देखी? देव प्लीज कान छोड़िए ना, बहुत दर्द हो रहा है। राधिका रोने वाली हो गई थी। अकल घास चरने गई है क्या तुम्हारी? देव चिल्लाया। जब से इस घर में बहू बनकर आई हो, आफत मचा रखी है। याद रखना, मैं माँ की तरह तुम्हारी इन बचकानी हरकतों पर मुस्कुराऊंगा नहीं। मैं देव हूँ। अगली बार अगर ऐसी जाहिलों की तरह उछलते देखा तो टांगे तोड़ दूंगा। समझ आया? अपने बालों के बारे में कुछ अच्छा भरिए,
हेयर फॉल की वजह से कुछ अच्छा भर नहीं पाए? आपके बालों को चाहिए प्रोटीन्स का रिफिल। नया डव विद बायो प्रोटीन्स। ये बालों के प्रोटीन ब्लैंक्स को भरे और 99% तक हेयर फॉल कम करे। बाल दिखे 2 गुना घने सिर्फ 2 हफ्तों में। डव हेयर फॉल रेस्क्यू। आज फुर्सत का स्वाद भी चख लो, अब सिर्फ 50 रुपए में। वाह ताज। समझ आया? जी जी, टांगे तोड़ दीजिएगा और फिर मैं बैसाखी लेकर चलूंगी। अब मैं अपने कमरे में जाऊं या अभी और भी ज्ञान देना बाकी है? राधिका ने पलट कर जवाब दिया। ये सुनकर देव का खून खौल उठा। दफा हो जाओ यहाँ से, वो पूरी ताकत से चिल्लाया। राधिका सहम गई और भागते हुए ऊपर की सीढ़ियों की तरफ दौड़ गई। सुमित्रा जी उस वक्त घर पर नहीं थी, वो बाजार गई हुई थी और बारिश की वजह से वहीं फंस गई थी। कमरे में आकर राधिका ने दरवाजा धड़ाम से बंद किया। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, जैसे बहुत बड़े 30 मार खां हो। जब देखो नाक पर गुस्सा। अरे भाई, बारिश होती किस लिए है? नहाने के लिए, आनंद लेने के लिए। खुद तो सड़े हुए स्वभाव के हैं और चाहते हैं कि सामने वाला भी मुंह लटकाए बैठा रहे। मुझे तो पक्का यकीन है कि सुमित्रा आंटी ने इनके जन्म के समय जरूर करेले खाए होंगे, तभी इतने कड़वे हैं। उसे ये नहीं पता था कि ये कड़वा करेला उसी के भाग्य में लिखा जा चुका है। जब उसने छुपकर बातें सुनी तो उसे पता चला कि सुमित्रा आंटी, जिन्हें वो अपनी माँ जैसा मानती थी, उसे अपनी बहू बनाने के सपने देख रही है। नहीं नहीं, राम राम, आंटी ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? इस बदतमीज और नखरेबाज देव से शादी करके मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? राधिका ने ठान लिया कि वो इस शादी से इनकार कर देगी। और ये महाशय मुझे छोटी बच्ची समझते हैं, 8वीं क्लास की छात्रा। मैं पूरे 19 साल और 4 दिन की हूँ। उसने आईने में खुद को देखते हुए अपनी 2 चोटियां पकड़ी। वैसे भी मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, फिर इनको ऐसा क्यों लगता है कि रोमांस सिर्फ बड़ी लड़कियां ही कर सकती हैं? और इनकी नज़र में वो बड़ी लड़कियां होती कैसी हैं? जैसे सड़े हुए ये खुद हैं। अगर ऐसी लड़कियां समझदार होती हैं तो मुझे नहीं बनना समझदार। राधिका 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। 6 महीने पहले ही उसकी माँ का देहांत हुआ था। माँ बहुत बीमार थी, इसीलिए उन्होंने अपनी सबसे प्यारी सहेली सुमित्रा के हवाले अपनी बेटी को कर दिया था। राधिका के पिता का साया उसके सिर से पहले ही उठ चुका था। सुमित्रा जी उसे बहुत प्यार करती थी और कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। राधिका को लगता था कि ये निस्वार्थ प्यार है, पर अब उसे लग रहा था कि शायद सुमित्रा जी अपने इस अड़ियल बेटे के लिए उसे बहू बनाना चाहती थी, क्योंकि कोई और लड़की तो इसे झेलने से रही। पर फिर एक डर उसके मन में आया, अगर मैंने मना कर दिया और आंटी ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? वो उलझन में थी कि इनकार कैसे करें ताकि काम भी बन जाए और आंटी नाराज भी ना हो। इस घर में उसे बहुत सुख था। उसे बागवानी का शौक था। सुबह उठकर पौधों को पानी देना और ताजा फूलों को सजाना उसकी दिनचर्या थी। उसे बना बनाया नाश्ता और मनपसंद खाना मिलता था। दोपहर में पेट भरकर खाना और लंबी तान कर सोना उसका सबसे प्यारा काम था। दूसरी ओर देव भी उससे शादी नहीं करना चाहता था। उसे अपने जैसी मैच्योर सोच वाली लड़कियां पसंद थी, जो पति की भावनाओं को समझें, न कि शादी की रात बच्चों की तरह नखरे दिखाएं। वो राधिका जैसी छुई मुई लड़कियों से चिढ़ता था। उसे लगा कि उसकी माँ उसकी बात नहीं मानेंगी, लेकिन अगर राधिका खुद मना कर दे तो बात बन सकती है। इसीलिए उसने तय किया कि वो राधिका को इतना डराएगा कि वो खुद ही शादी के लिए मना कर दे। अगली सुबह राधिका स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर नाश्ते की मेज पर बैठी थी। तभी देव वहां आया और गंभीर आवाज में बोला, नाश्ता जरा जल्दी खत्म करो, मैं ऑफिस जाने से पहले तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। ये सुनकर सुमित्रा जी को भी हैरानी हुई और राधिका का निवाला तो गले में ही अटक गया। देव ने कभी उससे इतने शांत लहजे में बात नहीं की थी। वो हकलाते हुए बोली, नहीं देव, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। सुमित्रा जी मुस्कुराकर बोली, अरे राधिका, देव कह रहा है तो उसी के साथ चली जाओ, ये तो अच्छी बात है। राधिका ने घबराकर देव की ओर देखा, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई नई चाल चलने वाला हो। सुमित्रा जी की बात राधिका टाल नहीं सकती थी, इसीलिए वो चुपचाप तैयार हो गई। नाश्ता खत्म कर उसने अपना बैग कंधे पर लटकाया और देव के पीछे पीछे बाहर आ गई। इससे पहले कि वो गाड़ी की पिछली सीट का दरवाजा खोलती,
देव ने आगे का लॉक खोलकर दरवाजा खोल दिया। मजबूरी में राधिका को अगली सीट पर बैठना पड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, देव ने माथे पर बल डालकर बड़े खतरनाक तेवरों से उसे सिर से पांव तक देखा। जब राधिका ने महसूस किया कि वो उसे बड़ी बारीकी से घूर रहा है, तो उसने जानबूझकर उटपटांग हरकतें करना शुरू कर दिया, ताकि देव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाए और वो खुद शादी से मना कर दे। वो कभी कान खुजलाने लगती तो कभी मुंह में च्युइंगम डालकर बड़े बड़े बुलबुले बनाकर फोड़ने लगती। देव झुंझलाकर बोला, ये क्या बचपना है तुम्हारा? राधिका मासूमियत से बोली, अब मैं बच्ची हूं तो ऐसी हरकतें ही करूंगी ना। आप मुझसे इतने बड़े हैं, इतने लंबे हैं, तो मैं आपके कंधे तक भी नहीं आती। इस बात का क्या मतलब है? देव ने कड़वाहट से पूछा। नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं है, आप गाड़ी चलाइए। राधिका खिड़की से बाहर देखने लगी। देव ने गाड़ी आगे बढ़ाई और पूछा, कौन सा स्कूल है तुम्हारा? ये सुनकर राधिका को जोर का झटका लगा। मतलब वो सच में उसे स्कूल की स्टूडेंट ही समझता था। वो तमक कर बोली, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। देव ने हैरानी से उसे देखा। अच्छा, तुम्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। असल में माँ ने मुझे बहुत कम उम्र में स्कूल भेज दिया था ना, इसलिए मैं उतनी बड़ी नहीं हूँ जितना आप समझ रहे हैं। अभी बच्ची ही हूँ। राधिका ने अपनी बात पर जोर दिया। फीस कैसे कम करें, इसके अंदर फीस कैसे लो करें, क्या तरीका है? तो पहला तरीका ये है कि आप सैट का एग्जाम दो, स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। जोर दिया। देव गंभीर होकर बोला, देखो मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। ये सुनकर राधिका के मन में लड्डू फूटे। वो खुश होकर बोली, अच्छा सच में? चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ और मेरी उम्र ही क्या है। देव उसकी खुशी नजरअंदाज करते हुए बोला, मुझे तुम जैसी मूर्ख और बेकार लड़कियां पसंद नहीं हैं। इसीलिए तुम ऐसा करो कि माँ से कह दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अरे वाह, ये बात क्यों कहूँ मैं? राधिका ने पलटकर पूछा। इसलिए क्योंकि अगर मैं मना करता हूँ तो माँ मेरी एक नहीं सुन रही, बल्कि मुझे धमकियां दे रही है। पर वो तुम पर बहुत मेहरबान है, इसीलिए तुम्हें ही इनकार करना पड़ेगा। देखो, अगर तुम मना नहीं करोगी तो शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत तंग करूंगा। तुम्हारा जीना दूभर कर दूंगा। पहले ही बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होगा। राधिका भी कम नहीं थी, बोली, आपकी माँ तो आपको सिर्फ धमकियां दे रही है, पर अगर मैंने मना किया तो इसकी क्या गारंटी है कि वो मुझे अपने घर में रखेंगी? मैं कौन सी उनकी सगी बेटी हूँ? आप उनके सगे बेटे होकर धमकियां खा रहे हैं। मुझे तो वो सीधे घर से बाहर निकाल देंगी। इस बड़े शहर में मैं बेसहारा लड़की कहाँ जाऊंगी? इसीलिए इनकार तो आपको ही करना पड़ेगा। देव ने उसे ऐसे देखा जैसे कच्चा चबा जाएगा। देखो, तुम उतनी भी बेचारी नहीं हो जितना बन रही हो। मैं तुम्हें 2 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर तुमने मना नहीं किया तो याद रखना, तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। तब तक कॉलेज आ गया और राधिका उतर गई। देव को लगा उसकी धमकी काम कर जाएगी, पर राधिका ने इनकार नहीं किया। कुछ दिन बीत गए और देव की बेचैनी बढ़ने लगी। उसकी माँ तो शादी की खरीदारी में जुटी थी और उन्होंने तय कर दिया कि शादी 1 हफ्ते बाद ही होगी। देव बार बार राधिका को फोन करता, पर जैसे ही वो उसके सामने आता, वो भागकर कमरे में छिप जाती। वो उसे बात करने का मौका ही नहीं दे रही थी। शादी का दिन भी आ गया। राधिका को लगा था कि शायद आखिरी पल में देव मना कर देगा, पर उसने भी जिद में आकर कदम पीछे नहीं खींचे। मजबूरन दोनों की शादी संपन्न हुई। दुल्हन बनी राधिका देव के कमरे में बैठी थी। तभी देव बड़े गुस्से में अंदर आया और दरवाजा जोर से बंद किया। वो राधिका के पास आकर बैठ गया और फुसफुसाकर बोला, मैंने क्या कहा था तुमसे कि इनकार कर देना? राधिका ने घूंघट के अंदर से ही जवाब दिया, ये काम आप भी तो कर सकते थे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक अनाथ लड़की कितनी मजबूर होती है। वो जानबूझकर उसे भावुक करना चाहती थी। देव तंज कसते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम कितनी मासूम और अनाथ हो। जानबूझकर तुमने मेरी माँ के सामने अच्छा बनने का नाटक किया, वरना मेरी माँ को कोई भी लड़की इतनी जल्दी पसंद नहीं आती। लेकिन अब जब तुम इस कमरे में आ ही गई हो तो भुगतने के लिए तैयार रहना। देव ने गुस्से में राधिका को देखते हुए कहा, उस दिन तो तुम कह रही थी कि तुम भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो क्या वो सब झूठ था? तुम्हारी नीयत तो मुझ पर ही खराब थी ना।
चाहती तो इनकार कर सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। राधिका चिढ़कर बोली, देखिए, मुझे आपकी पत्नी बनने का कोई शौक नहीं है। मेरे पीछे तो लड़कों की कतार लगी रहती है। मैं बस एक इशारा कर देती तो कोई भी बारात लेकर आ जाता। देव ने उसे हैरानी से सिर से पांव तक देखा और तंज कसते हुए पूछा, कहाँ लगती है ये लड़कों की लाइन? जरा मुझे भी बताओ। कॉलेज के बाहर। राधिका ने अपने बालों की लट को उंगली में घुमाते हुए कहा, कॉलेज की छुट्टी के समय जितने भी लड़के वहां खड़े होते हैं वो सब मेरे लिए ही होते हैं। आप जैसी सड़ी हुई सूरत वाले को क्या पता, मुझ जैसी खूबसूरत लड़की की चाहत हर किसी को होती है। देव भड़क उठा, इतनी ही तुम कोई विश्व सुंदरी हो और सब तुम पर मरते हैं? तो फिर किसी का नाम ले लेती, अपनी माँ के सामने कह देती कि तुम किसी और को पसंद करती हो। मेरी जान तो तुमसे छूट जाती। बेवकूफ लड़की, पता नहीं कहाँ से मेरे गले की हड्डी बन गई। राधिका बोली, वो तो सुमित्रा आंटी के मुझ पर बहुत एहसान है, इसीलिए मुझे चुप रहना पड़ा। लेकिन देखिए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। देव ने उसे हैरत से देखा। क्या मतलब तुम्हारा? राधिका कुछ कहती उससे पहले देव ने उसे धमकाते हुए कहा, देखो, अगर तुम ये सोच रही हो कि आज की रात में तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम गलत हो। मैंने शादी तुम्हारी शक्ल देखने के लिए नहीं की है। मेरे हिसाब से तुम कोई बहुत अप्सरा तो हो नहीं। मैंने शादी की है ताकि अपना अधिकार पा सकूं। ये सुनकर राधिका घबरा गई। देखिए, मेरे पास भी मत आइएगा। मैं अभी 18 साल की भी नहीं हूँ। आप पर केस कर दूंगी। ऐसी की तैसी तुम्हारी उम्र की। जब केस का पता था तब शादी से मना नहीं कर सकती थी। ये कहते हुए देव ने उसकी कलाई बड़ी जोर से पकड़ ली। तुम्हें बताता हूँ कि जबरदस्ती पत्नी बनने का क्या अंजाम होता है। इस बार राधिका सच में डर गई। मेरा हाथ छोड़िए, वो चिल्लाई। नहीं छोड़ूंगा। देव ने उसे और करीब खींच लिया। बस फिर क्या था, राधिका ने आसमान सिर पर उठा लिया। बचाओ, मर गई, लुट गई, कोई मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेंगे। वो जोर जोर से रोने लगी। देव बुरी तरह बौखला गया। उसने झटके से उसकी कलाई छोड़ दी। ये क्या पागलपन है, चुप रहो। लेकिन राधिका कहाँ रुकने वाली थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। देव, क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा खोलो। सुमित्रा जी की आवाज सुनकर राधिका बिजली की फुर्ती से उठी और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वो सुमित्रा जी के गले लगकर सिसकने लगी। आंटी, आपका बेटा बहुत जालिम है। देखिए, इन्होंने मेरा हाथ कितनी जोर से पकड़ा, लग रहा है टूट जाएगा। I got lost in Kashi, and now I'm scared. But I love टूट जाएगा। उसने अपनी कलाई दिखाई जो सच में लाल हो चुकी थी। आंटी, क्या मेरा यही कसूर है कि मैं अनाथ होकर आपके घर आई हूँ? आपका बेटा कह रहा है कि वो मेरी जिंदगी नर्क बना देगा। सुमित्रा जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देव हक्का बक्का रह गया। माँ, ये झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और हाथ भी इतनी जोर से नहीं पकड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कलाई इतनी लाल कैसे हुई। दरअसल राधिका ने अपनी उंगलियों पर हल्की सी लाल लिपस्टिक लगा रखी थी और खुद ही कलाई को जोर से भींच लिया था। उससे उंगलियों के निशान छप गए थे। सुमित्रा जी ने आओ देखा ना ताओ एक जोरदार थप्पड़ देव के गाल पर जड़ दिया। तमीज नहीं है तुम्हें? अपनी पत्नी के साथ पहली रात ऐसे पेश आते हैं। आज तो मैं इसे अपने कमरे में ले जा रही हूँ, पर आइंदा अगर तुमने इसके साथ बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राधिका ने अपने जाली आंसू पोंछे और सुमित्रा जी के साथ जाते हुए मुड़कर देव को देखकर मुस्कुरा दी। देव गुस्से से पागल हो रहा था। उसे समझ आ गया कि ये लड़की बहुत चालाक है। अगले दिन सुमित्रा जी ने देव की अच्छी खासी क्लास ली और सख्त हिदायत दी कि वो राधिका का पूरा सम्मान करेगा। शाम को जब देव कमरे में आया तो राधिका सादे कपड़ों में बड़े मजे से बेड पर लेटी हुई थी। देव ने उसे बिना श्रृंगार के धुले हुए चेहरे के साथ देखा तो चिढ़कर बोला, ये क्या तरीका है? कल तो बड़ी बातें कर रही थी। राधिका ने करवट बदली और बोली, देखिए देव, मैंने कुछ और सोचा है। आप मुझे पसंद नहीं करते और मैं आपको नहीं। तो क्यों ना हम इस शादी को बस दुनिया के सामने एक नाटक बनाकर रखें। आप अपनी जिंदगी जिए और मैं अपनी। देव ने राधिका को चेतावनी देते हुए कहा, देखो, आज अगर तुमने फिर से चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं। वो ये कहकर चुप हो गया।
राधिका मुस्कुराई और बड़े आत्मविश्वास से बोली, जाने मन, मैं जानती हूँ आप कुछ नहीं कर सकते। अपनी माँ के सामने तो आपकी बोलती बंद हो जाती है, पर मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, उसका प्रमाण तो आप कल देख ही चुके हैं। देव हार मानकर चुप हो गया। राधिका ने बेड पर थपकी देते हुए इशारा किया, जरा इधर आकर बैठिए ना, मैंने एक बहुत ही शानदार योजना बनाई है। देव झिझकते हुए बेड पर उसके सामने बैठ गया। अब क्या नया प्रपंच है तुम्हारा? राधिका गंभीरता से बोली। देखिए, ये शादी हम दोनों पर थोपी गई है, ना तो आप खुश हैं ना मैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि आप जिस भी लड़की को पसंद करते हैं, मैं आपकी शादी उससे करवा दूंगी। मुझे बस इस घर में रहने के लिए एक नाम चाहिए था, जो मुझे आपके साथ शादी करके मिल गया है। मैं बस नाम के लिए आपकी पत्नी रहूंगी। ये सुनकर देव की आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन मेरी जिंदगी में तो कोई लड़की है ही नहीं। राधिका ने तंज कसा, क्या बात कर रहे हैं? सच में आज तक आपको किसी भी लड़की ने भाव नहीं दिया? देव को गुस्सा आ गया। भाव नहीं दिया मतलब? देखो, मैं बहुत ही सभ्य लड़का हूँ, मैं फालतू के चक्करों में नहीं पड़ता। राधिका हंसकर बोली, अरे बाबा, आपको तो सब कुछ सिखाना पड़ेगा। देखिए, मैं आपकी सेटिंग करवा दूंगी, मेरी कई सहेलियां हैं, उनमें से जो भी आपको पसंद आए बस बता देना। और फिर तुम्हारा क्या होगा? देव ने उलझन में पूछा। मेरा क्या होना है? मुझे बस एक सुरक्षित ठिकाना चाहिए था। अब आप किसी लड़की को पसंद कर लीजिए, मैं पूरी मदद करूंगी। फिर आप अपनी माँ से कह दीजिएगा कि दूसरी शादी आप अपनी मर्जी से करेंगे। देव को राधिका की ये व्यवहारिक बात जच गई। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन देखो, लड़की कम उम्र की नहीं होनी चाहिए, कम से कम 22-23 साल की तो हो। बिल्कुल, मेरे पास कॉलेज की कई सीनियर छात्राओं की तस्वीरें हैं। राधिका ने चुटकी बजाते हुए मोबाइल निकाला। उसने कई तस्वीरें दिखाई, जिनमें से एक लड़की देव को बहुत शालीन और समझदार लगी। उसका नाम प्रीति था। राधिका चहक कर बोली, बस ठीक है, डील पक्की। मैं प्रीति के सामने आपकी इतनी तारीफें करूंगी कि वो आप पर लट्टू हो जाएगी। देव बोला, चलो ठीक है, अब बिस्तर से उठो और सोफे पर जाकर सो जाओ। ऐसे कैसे? एक तो मैं आपके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, इसीलिए सोफे पर आप सोएंगे, मैं तो बिस्तर पर ही सोऊंगी, राधिका ने अधिकार से कहा। देव ने हार मानकर अपना तकिया उठाया और सोफे पर रख दिया। वो सोफे पर लेट गया, तभी राधिका ने अपनी दोनों चोटियां खोलनी शुरू की। देव ने जब उसके लंबे और घने बाल देखे तो वो उसे देखता ही रह गया। और लड़की खुले बालों में बहुत सुंदर लग रही थी। राधिका की नजर देव पर पड़ी तो उसने तुरंत अपने बाल लपेटकर जोड़ा बनाया और दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। अगले दिन जब देव दफ्तर से आया तो राधिका अपनी सहेली प्रीति से फोन पर बात कर रही थी। अरे प्रीति, वो सच में बहुत अच्छे इंसान है, हीरा है, हीरा। जो भी उनसे शादी करेगी बहुत खुश रहेगी। मैं तो बस नाम की पत्नी हूँ, हमारा रिश्ता तो बस एक समझौता है। तुम कहो तो मैं अभी तुम्हारी बात करवा देती हूँ। देव अचानक हुई इस बात से घबरा गया। राधिका ने फोन उसकी तरफ बढ़ाया और फुसफुसाकर बोला, बात कीजिए अपनी होने वाली मिच्योर पत्नी से। देव ने कांपते हाथों से फोन पकड़ा और बड़ी मुश्किल से बोला, हेलो, नमस्ते प्रीति जी। उधर से प्रीति की गंभीर और मधुर आवाज आई, नमस्ते देव जी, राधिका ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि आप इतने आधुनिक ख्यालों के इंसान हैं। देव को समझ नहीं आया कि राधिका ने उसके बारे में क्या क्या ज्ञान बांटा है। वो हड़बड़ाहट में बस इतना ही कह पाया, जी, बस कोशिश करता हूँ। जब फोन कटा तो देव के माथे पर पसीना था, पर मन में एक अजीब सी उम्मीद भी थी। उसे लगा कि शायद प्रीति ही वो लड़की है जिसका उसे इंतजार था। उधर राधिका अपनी किताबें फैलाकर पढ़ने बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राधिका उसे समझाते हुए कहने लगी, अरे देव, बात तो करके देखो, कुछ नहीं होता, वो तुम्हें खा थोड़ी न जाएगी। मैं 4 दिन से इसके साथ एक कमरे में रह रही हूँ। मजाल है कि इसने मेरे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की हो। बहुत ही नेक और शरीफ इंसान है ये। लो बात करो। देखो, मेरी बात सुन लो, इनकार मत करना प्लीज। सिर्फ 10 मिनट बात कर लो। अच्छा ठीक है, 10 मिनट नहीं, 2 मिनट तो बात कर सकती हो ना।
राधिका फोन पर प्रीति की खुशामद कर रही थी, फिर उसने फोन देव की तरफ बढ़ा दिया। देव हिचकिचा रहा था कि आखिर बात क्या करे, क्योंकि उसे लड़कियों से शालीनता से बात करने का कोई अनुभव नहीं था। ऑफिस में भी वो अपने नीचे काम करने वाली लड़कियों को अक्सर डांटता ही रहता था। बड़ी मुश्किल से उसके गले से नमस्ते निकला। उधर से प्रीति भी घबराई हुई थी। कहने लगी, मुझे माफ कीजिएगा, पता नहीं शायद राधिका पागल हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या बात करूं। जो कुछ राधिका कह रही है क्या वो सच है? देव बोला, हाँ ये सच है। हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते थे। बस 2 मिनट की औपचारिक बातचीत के बाद प्रीति ने फोन काट दिया। राधिका मुस्कुराए जा रही थी, फिर उसने बड़ी आत्मीयता से देव के कंधे पर हाथ मारा। क्यों देव भाई, आवाज अच्छी है ना लड़की की? अरे दिखने में भी बड़ी सुंदर है। उसके इस अंदाज पर देव ने उसे हैरानी से देखा, फिर उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसी हरकत मैंने पहले कभी नहीं की। राधिका बोली, अरे कुछ नहीं होता, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। दिल जोर जोर से धड़कता है, घबराहट होती है, डर लगता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, लड़की पट जाएगी। अरे मैं हूं ना, आप बस मीठी मीठी बातें करिएगा। मीठी मीठी बातें ये क्या होती हैं? देव ने हैरानी से मुंह खोलकर पूछा। राधिका ने उसे देखा और बोली, आपको ये भी नहीं पता? चलिए मैं बताती हूँ। आप कहिएगा, मुझे तो तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। जब से तुम्हारी तस्वीर देखी है मुझे कुछ कुछ होने लगता है। सोता हूँ तो आंखों के सामने तुम नजर आती हो, जागता हूँ तो तुम, ऑफिस जाता हूँ तो हर लड़की में तुम्हारा चेहरा दिखता है। देव बोला, पर ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। राधिका ने समझाया, ऐसा होता किसी के साथ नहीं है, पर बोलना पड़ता है। लड़कियां इससे प्रभावित हो जाती हैं। जो मैं कह रही हूँ बस वही बोलते जाना। बहुत जल्दी काम बन जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। देव कहने लगा, वैसे तुम इकलौती लड़की हो जो अपने ही पति के लिए लड़की ढूंढ रही हो और फिर उसका प्यार प्रसंग चलवाना चाहती हो। राधिका गर्व से बोली, बस कभी अहंकार नहीं किया अपनी इन योग्यताओं पर। लेकिन देखिए, मैं आपका इतना बड़ा काम कर रही हूँ, इसीलिए मुझे हर महीने 25,000 रुपये चाहिए होंगे। ये सुनकर देव के माथे पर बल पड़ गए। वो किस खुशी में? लो भाई, क्या मैं मुफ्त में इतनी मेहनत करूंगी? आपकी तारीफें करते करते मेरा गला सूख गया है। प्रीति को मैंने आपकी वो खूबियां बताई हैं जो आप में दूर दूर तक नहीं है। अब इतना झूठ बोलकर मेरा गला सूख जाए और जेब में कुछ ना आए तो मुझे क्या फायदा? दोनों के बीच इसी विषय पर चर्चा होती रहती थी, पर कुछ दिन बाद ही प्रीति ने इनकार कर दिया, क्योंकि उसका कहीं और अच्छा रिश्ता तय हो गया था और उसके घरवाले उसे कहीं और भेजने को तैयार नहीं थे। राधिका बड़ी मायूस हुई, लेकिन देव को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह राधिका ने 3-4 और लड़कियों से बात करवाई, लेकिन सबने मना कर दिया। देव चिढ़कर बोला, तुम्हारा ये विचार पूरी तरह असफल रहा। तुम किसी काम की लड़की नहीं हो, ऊपर से मुझसे 10,000 रुपए भी ले चुकी हो। राधिका बोली, मैंने तो इतनी कोशिश की। देव ने तंज कसा, मूर्ख लड़की, कोई भी लड़की पति का बंटवारा नहीं चाहती। राधिका तपाक से बोली, पर मुझे तो आप चाहिए ही नहीं। मेरी तरफ से वो आपको पूरा रख ले, मुझे आपका अचार थोड़ी डालना है। देव ने पूछा, तो आखिर तुम चाहती क्या हो? बस पढ़ना चाहती हूँ, उसने सादगी से कहा। देव ने नरम पड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम जितना पढ़ना चाहती हो पढ़ लो, आगे का आगे देखेंगे। अब दोनों के बीच झिझक खत्म हो चुकी थी और वे आपस में बातचीत कर लिया करते थे। पर एक रात कड़ाके की ठंड में तेज तूफानी बारिश हुई। रात के 1 बज रहे थे, पर बारिश की दीवानी राधिका बिना सोचे समझे आंगन में जाकर नहाने लगी। उसके गुनगुनाने की आवाज सुनकर देव की आंख खुल गई। उसे लगा जैसे बाहर बगीचे में कोई गाना गा रहा है। जैसे ही देव ने सोफे के पीछे का पर्दा हटाकर नीचे देखा तो वो पागल लड़की हाथ फैलाए बारिश में भीग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी जो देव ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो उसे देखता रह गया, लेकिन तभी उसे याद आया कि राधिका को पहले ही तेज बुखार हो चुका है और ये पागलपन उसे फिर से बीमार कर देगा। वो गाना भी गा रही थी। देव जैसे ही नीचे उतरा, उसकी सुरीली आवाज सुनकर वहीं ठिठक गया
अखियों में पानी छम छम, तेरे बिना निकले हैं दम दम। देख के मर जाए हम, ऐसे तो जिया पिया, ऐसे न सताओ पिया। सांसें हैं सीने में कम कम। उसकी आवाज का जादू और उसे यूं बारिश में झूमते देख पहली बार देव के सीने की धड़कनें तेज हुई थी। वो सुध बुध खोकर राधिका की ओर बढ़ने लगा। मूसलाधार बारिश में वो भी उछलता हुआ आंगन में आ गया, वरना उसे भीगने का कोई खास शौक नहीं था। राधिका आंखें बंद किए हाथ फैलाए गोल गोल घूम रही थी। उसके घने बाल भी खुले थे और वो बारिश की बूंदों का आनंद ले रही थी। उसे देखकर देव के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। जैसे ही देव उसके करीब आया, राधिका अचानक घूमते हुए उससे टकरा गई। इससे पहले कि वो गिरती, देव ने उसकी कमर थाम ली। वो खुद भी पूरी तरह भीग चुका था। राधिका ने जैसे ही आंखें खोली और देव को इतने पास पाया, वो घबराकर पीछे हटी और उसके सीने पर हाथ रख दिया। आप यहाँ? वो हकबकाकर बोली। गाना बहुत अच्छा गाती हो तुम, आवाज भी बहुत मधुर है, देव ने मंत्रमुग्ध होकर कहा। राधिका को तब एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही ऊंची आवाज में गा रही थी। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की और बादल गरजे। राधिका डर कर देव के सीने से लग गई, जिससे देव के दिल की धड़कन और बढ़ गई। वो अगले ही पल होश में आई और तेजी से अंदर भाग गई। देव कुछ देर तक वहीं खड़ा भीगता रहा। जब वो कमरे में आया तो राधिका कपड़े बदलकर बिस्तर पर कंबल ओढ़कर लेट चुकी थी। देव ने भी कपड़े बदले और सोफे पर लेट गया, पर आज आंखों से नींद कोसों दूर थी। This is DJ Immortals and Beat Gill. Beat Gill. This is the Immortal Beat Gill. This is the beginning of the Immortal era. कोसों दूर थी। कुछ ही देर बीती थी कि राधिका के कराहने की आवाज ने उसे फिर जगा दिया। उसके कपकपाते होठ और बिखरे बाल देखकर देव खुद पर काबू नहीं रख सका। वो कंबल में उसके साथ ही लेट गया और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। राधिका उस समय बुखार और कमजोरी की वजह से कुछ बेबस सी महसूस कर रही थी, लेकिन जैसे ही देव उसके और करीब आने लगा, राधिका ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर धकेला। ये आप क्या कर रहे हैं? वो हाँफते हुए बोली। देव ने कहा, तुम्हें बहुत ठंड लग रही है ना, मैं तुम्हारी ठंड कम कर रहा हूँ। राधिका, तंग मत करो। वो फिर उसके करीब आने लगा। देखिए, हमारे बीच कुछ तय हुआ था, राधिका ने उसे याद दिलाया। भाड़ में जाए सब कुछ, इस वक्त मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ। वैसे भी कोई लड़की मुझसे पट तो नहीं रही, अब मैं और धैर्य नहीं रख सकता, देव ने आवेश में कहा। लेकिन राधिका फौरन बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। बुखार में तपते हुए भी वो संजीदा होकर बोली, प्लीज मेरे करीब मत आइएगा। देव भी खड़ा हो गया। तुम मेरी पत्नी हो, मेरा अधिकार है तुम पर, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ। राधिका की आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसने देव के होश उड़ा दिए। देव उसे हैरानी से देखने लगा। क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं आपसे प्यार नहीं करती, मेरी जिंदगी में कोई और है। सिर्फ आपकी माँ के एहसानों के बदले मुझे आपसे शादी करनी पड़ी। मैं आपको नहीं चाहती, प्लीज मुझे छोड़ दे, उसने दुपट्टा ओढ़ते हुए बड़ी गंभीरता से कहा। देव सोच भी नहीं सकता था कि बचपना करने वाली ये लड़की ऐसी बात कहेगी। वो उसके पास आया। राधिका, मैं ये सब नहीं जानता, तुम मेरी पत्नी हो। अगर तुम्हें कोई और पसंद था तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था। पिछले 4 महीनों से हम साथ हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं। मुझे नहीं पता चला कि कब मैं तुम्हें अपने दिल में जगह दे बैठा। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। राधिका की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे दूर रहिए, मैं आपसे प्यार नहीं करती। देव हार कर दोबारा सोफे पर बैठ गया और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। वो सोच भी नहीं सकता था कि राधिका किसी और से प्यार करती होगी। उसका दिल जैसे टूटने लगा था। वो कभी राधिका को देखता और कभी अपनी किस्मत को कोसता। क्या वो 4 महीने की निकटता देव के लिए बस एक तरफा लगाव बनकर रह गई थी? ऐसा कैसे हो सकता था? देव तो उसके बिना रहने के बारे में अब सोच भी नहीं सकता था। वो राधिका का आदी होने लगा था। इस लड़की ने देव को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था
जहाँ उसे अपने साथ बहुत बड़ा धोखा महसूस हो रहा था। राधिका तो दराज से दवा निकालकर खाने के बाद कंबल लपेटकर सुकून से सो चुकी थी, लेकिन देव की आंखों से नींद जैसे उड़ ही चुकी थी। वो पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह जब वो बाहर आया तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। सुमित्रा जी ने उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, अरे क्या हुआ बेटा, आंखें क्यों सूजी हुई हैं? लगता है कल रात तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो पाई। वैसे कल रात मौसम भी तो काफी सुहाना था। वो जानबूझकर अपने बेटे को छेड़ रही थी, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि देव पर कैसी कयामत टूट पड़ी है। पहले तो उसे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, और अब जब वो उसके लिए अपने दिल में कुछ महसूस करने लगा था, तो राधिका ने जो खुलासा किया था उसने देव के होश उड़ा दिए थे। उस दिन जब वो ऑफिस से वापस आया तो राधिका अपने कमरे में ही थी। वो टीवी देख रही थी और अब उसकी तबीयत पहले से बेहतर लग रही थी। देव ने उसे एक नज़र देखा और फ्रेश होने के बाद कमरे से बाहर जाने लगा। तभी राधिका ने उसे पीछे से आवाज दी, क्या हुआ? क्या आप मुझसे नाराज हैं? देव ने बड़ी गंभीरता से उसकी तरफ देखा और कहा, जो पत्नी अपने पति को अपने प्रेमी के बारे में बताए उस पति को क्या करना चाहिए? अगर मैं हमारे समाज के हिसाब से बात करूं तो जानती हो ना, ऐसे में लोग क्या करते हैं। चलो अगर मैं वैसा कुछ नहीं भी करता तो एक पति होने के नाते क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं तुमसे नाराज हो सकूं? मैं इतना आत्मसम्मान खोया हुआ इंसान तो नहीं हूँ जो चुपचाप तुम्हारे मुंह से ये सब सुनता रहूं। ये कहकर देव कमरे से बाहर चला गया और राधिका सिर झुकाकर खामोश रह गई। 2-3 दिन तक दोनों के बीच भारी सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार देव ने उससे कहा, देखो, अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो बेहतर है कि तुम उसी के पास चली जाओ। बार बार मेरे सामने रहकर मेरा दिमाग खराब मत करो। मुझे अब इस रिश्ते से उलझन होने लगी है। तुम उस लड़के को फोन करो, उसे बुलाओ और उसके साथ यहाँ से चली जाओ। माँ को मैं संभाल लूंगा। राधिका जो आज फिर से 2 चोटियां बनाकर कमरे से निकली थी, देव की बात सुनकर ठिठक गई। वो बोली, ऐसे कैसे? मैं कहाँ चली जाऊं? मामा के अप्रूवल के बिना कोई चीज तुम्हारी नाजुक स्किन को छू नहीं सकती। मामा अर्थ मिल्की सॉफ्ट हेड टू टो वॉश अप्रूव्ड, मेड सेफ सर्टिफाइड, यानी नो टॉक्सिन्स, नो हार्मफुल केमिकल्स। मिल्क एंड ओट्स की नेचुरल गुडनेस ये बेबी की स्किन और हेयर को जेंटली क्लेंस करे। मामा अर्थ हेड टू टो वॉश, हेयर प्रूफ तभी मामा अप्रूव्ड। क्या मैजिक्स में सच में मैजिक है? हाँ चली जाऊं? वो तो अभी इटली में है। अब मैं इटली तो जा नहीं सकती। जब वो 6 महीने बाद वापस आएगा तभी मैं उसके पास जाऊंगी। फिर अपने सपनों के राजकुमार के साथ अपनी सुंदर सी जिंदगी बिताऊंगी। वो जिस तरह मुस्कुराकर बोल रही थी, देव को अपना दिल टूटकर बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। वो मुट्ठियां भींचकर एक तरफ बैठ गया। वो कम से कम उस लड़की के मुंह से किसी और के लिए ये बातें नहीं सुन सकता था। देव ने कड़वाहट से कहा, ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इटली ले जा सकता हूँ। उस लड़के से तुम खुद बात करो, मिलो, और मैं तुम्हें उसके हवाले करके वापस आ जाऊंगा। पर अब मुझे ये नाटक और नहीं चाहिए। अगर माँ को सच पता चला तो वो बहुत बुरा मानेंगी। राधिका एक पल के लिए सोचने लगी, फिर बोली, ठीक है, पर मुझे एक बार उससे बात तो करने दो। देव के सामने ही राधिका ने उस लड़के को फोन मिलाया जिसका नाम उज्ज्वल था। जब उज्ज्वल ने फोन उठाया तो राधिका ने उसे बताया कि वो उसके पास आना चाहती है ताकि वे दोनों वहीं शादी कर सके और सुख से रह सके। लेकिन उज्ज्वल ने तुरंत बात काट दी और कहा, यहाँ सिग्नल की बहुत समस्या है और मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। मगर उसके बाद 1 हफ्ता बीत गया, उज्ज्वल का कोई फोन नहीं आया। उस रोज देव ऑफिस से जल्दी आ गया था और सुमित्रा जी के साथ बैठकर चाय पी रहा था। सुमित्रा जी कहने लगी, बेटा, मुझे इस लड़की की बात समझ नहीं आती। पहले तो पूरे घर में उधम मचाकर रखती थी, पर अब एकदम से इतनी गंभीर हो गई है जैसे पता नहीं इस पर कौन सा पहाड़ टूट पड़ा हो। कहीं तुमने तो इसे कुछ नहीं कहा? देव बोला, नहीं माँ, मैंने क्या कहना है, मुझे तो खुद इसकी समझ नहीं आती। शायद वो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी और आपने उसके साथ जबरदस्ती कर ली। सुमित्रा देवी भी सोच में पड़ गई, बोली, हाँ, ये बात मुझे भी बाद में समझ आई कि तुम दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें समझदार और गंभीर लड़कियां पसंद थी और हर वक्त
शरारतें करती रहती थी, लेकिन देखो अब तो 5 महीने हो गए हैं, वो भी तुम्हारे ही रंग में ढलने लगी है। अब वो पहले की तरह नादानियाँ नहीं करती, काफ़ी सुलझती जा रही है। लेकिन केवल देव ही असलियत जानता था कि उसके सुलझने की असली वजह क्या थी। जब देव अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि राधिका बिस्तर पर बैठी फूट-फूट कर रो रही थी। देव उसे इस हाल में देखकर घबरा गया और पास जाकर पूछा, क्या हुआ राधिका, क्यों रो रही हो? देव के सामने देखकर राधिका फौरन उठी और बिस्तर पर खड़े होकर सीधे देव के गले लग गई। कद में वो देव से काफी छोटी थी, इसीलिए जब वो इस अंदाज में उसके गले लगी तो देव एक पल के लिए सुध-बुध खो बैठा। वो सिसकते हुए कहने लगी, इतने दिन हो गए हैं मेरी उज्जवल से बात नहीं हुई। मैं जब भी उसे फोन करती हूँ वो मुझे टाल देता है। पता नहीं उसे क्या हो गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। देव ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अच्छा शांत हो जाओ। हो सकता है वो काम में बहुत बिजी हो, इसीलिए तुम्हें समय नहीं दे पा रहा। मगर राधिका के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका मन बहलाने के लिए देव ने प्यार से कहा, चलो मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ, हम आइसक्रीम खाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे और बाहर का खाना खाएंगे, तो तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। देव उसे छोटे बच्चों की तरह पुचकार रहा था। राधिका भी बच्चों की तरह सुबकते हुए अपनी आंखें पोंछ कर जाने के लिए तैयार हुई। तैयार होने के बाद वह फिर से अपनी 2 चोटियां कसकर बांध रही थी। तभी देव ने माथे पर बल डालकर उसका हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, ये क्या हर वक्त 2 चोटियां बनाकर घूमती रहती हो? कभी इन बालों को खुला भी छोड़ दिया करो। देव ने खुद अपने हाथों से उसकी चोटियां खोल दी। राधिका अपनी सुर्ख आंखों से उसे चुपचाप देखती रही। बाल खोलने के बाद देव ने खुद कंघी लेकर उसके बालों को संवारा और कहा, अब ठीक लग रही हो, चलो अब बाहर चलो, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। जब वो बाहर आई तो देव उसे देखता ही रह गया। खुले बालों में वो सादगी के बावजूद बेहद आकर्षक लग रही थी। वो गाड़ी में आकर बैठ गई। देव उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाता चाहता था, पर राधिका बोली, आइसक्रीम बाद में खाएंगे, पहले मुझे बहुत भूख लगी है। क्या सिर्फ आइसक्रीम से काम चल जाएगा? मुझे तो शाही पनीर, दाल मखनी और गर्मा गर्म कबाब खाने हैं। देव मुस्कुराया और उसे शहर के सबसे आलीशान रेस्टोरेंट में ले आया। दोनों वहां बैठकर बातें कर रहे थे। राधिका बच्चों की तरह चहकते हुए खाना खा रही थी। तभी अचानक उसकी नजर कुछ दूरी पर पड़ी एक टेबल पर पड़ी। उसके हाथ से निवाला छूटकर प्लेट में गिर गया। देव ने देखा कि राधिका किसी को बहुत गौर से देख रही है। सामने वाली मेज पर एक लड़का और लड़की बैठे थे और साथ में करीब 1.5 साल का एक बच्चा भी था। वे तीनों बहुत खुश लग रहे थे। देव ने पूछा, क्या हुआ राधिका, ऐसे क्यों देख रही हो उन्हें? क्या वे तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? राधिका ने बिना कुछ कहे जल्दी से हाथ पोंछे और गुस्से में उस मेज के पास जाकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि देव कुछ समझ पाता, राधिका ने उस लड़के के सामने चुटकी बजाई और तमक कर बोली, ओ हेलो मिस्टर, तुम यहाँ कब आए और यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम भारत वापस आ गए हो? इटली से कब लौटे तुम? वो लड़का और कोई नहीं, उज्जवल ही था। अपने बालों के बारे में कुछ अच्छा भरिए। हेयर फॉल की वजह से कुछ अच्छा भर नहीं पाए? आपके बालों को चाहिए प्रोटीन्स का रिफिल। नया डव विद बायो प्रोटीन्स। ये बालों के प्रोटीन ब्लैंक्स को भरे और 99% तक हेयर फॉल कम करे। बाल दिखे 2 गुना घने सिर्फ 2 हफ्तों में। डव हेयर फॉल रेस्क्यू। उज्जवल ही था। उसे जैसे काटो तो खून नहीं। उसके साथ बैठी लड़की राधिका को इस तरह बोलते देख भड़क उठी। बदतमीज लड़की, बात करने की तमीज नहीं है क्या? कौन हो तुम और कहाँ से मुंह उठाकर आ गई हो? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। राधिका तो पहले ही गुस्से में भरी बैठी थी, बोली, चुप रहो तुम, मैं अपने प्रेमी से बात कर रही हूँ, तुम अपनी सीमा में रहो। ये सुनते ही वो लड़की खड़ी हो गई और मेज पर बैठा बच्चा भी रोने लगा। उस लड़की ने राधिका को घूरते हुए कहा, होश में तो हो? मैं उज्जवल की पत्नी हूँ और तुम किस लहजे में बकवास कर रही हो? उज्जवल जी, क्या कह रही है ये लड़की? क्या आप इसके प्रेमी हैं? उज्जवल अपने ही बुने जाल में फंस चुका था। उसने अपनी पत्नी को शांत करते हुए
और राधिका की ओर घृणा से देखते हुए कहा, नहीं, मैं तो इसे जानता तक नहीं, पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ गई है। अरे डियर, इसकी हालत तो देखो भला, मैं इस जैसी पागल लड़की से क्या रिश्ता रख सकता हूँ? मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है। जाओ तुम यहाँ से। आजकल तो शहर में ऐसे बहुत से धोखेबाज घूम रहे हैं जो लोगों का घर खराब करने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। राधिका को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। जिस लड़के को वो 2 साल से जानती थी और जिसके लिए उसने देव जैसे अच्छे इंसान को ठुकरा दिया, उसने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। वो सन्न खड़ी रह गई। उज्जवल से वो अपने कॉलेज के बाहर ही मिली थी और उसने अपनी मीठी बातों से राधिका को अपनी झूठी मोहब्बत की यकीन दिला दिया था। उम्र में वो राधिका से कुछ बड़ा ही था, पर राधिका उस पर अपना दिल हार बैठी थी। करीब 1 साल पहले वो ये कहकर उसकी नज़रों से ओझल हो गया था कि अब हम नहीं मिलेंगे क्योंकि मेरा इटली का वीज़ा आ गया है। जब मैं वापस आऊँगा तो तुमसे ही शादी करूँगा। मगर उज्जवल कभी इटली गया ही नहीं। हकीकत तो ये थी कि वो शादी करके यहीं अपने बीवी बच्चों के साथ मज़े से ज़िंदगी गुजार रहा था। जब ये सारी सच्चाई देव के सामने आई तो उसका खून खौल उठा। उसने उज्जवल को वहीं गले से पकड़ा और उसे कई मुक्के और थप्पड़ जड़ दिए। देव ने उस औरत से कहा भी, जितना जल्दी हो सके इस ढोंगी इंसान से अपना पीछा छुड़ा लो। ना जाने इसने कितनी लड़कियों को ऐसे ही झूठे सपने दिखाकर उनके दिलों के साथ खेला होगा। अच्छी खासी मार खाने के बाद उज्जवल खुद को छुड़ाकर वहां से भाग निकला। राधिका तो वहीं बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। देव ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए गाड़ी तक लाया। उसने गाड़ी पूरी रफ्तार से चलाई। राधिका बस यही रोना रो रही थी कि कोई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। देव ने चिल्लाकर उसे चुप कराया। चुप हो जाओ राधिका, खबरदार जो तुम और रोई तो तुम्हारे इस बचपने ने आज मुझे सबके सामने इस कदर शर्मिंदा कर दिया है। तुम्हारा वो इटली वाला प्रेमी तो खुद एक बच्चे का बाप निकला। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पता नहीं कब अकल आएगी। घर आते ही राधिका ने फिर खुद को कमरे में बंद कर लिया। 2 दिन वो सदमे में रही, लेकिन फिर खुद ही देव के सामने बैठकर उज्जवल को कोसने लगी। कितना नीच इंसान है वो। भगवान करे उसके सारे बाल झड़ जाए और वो गंजा हो जाए, उसके मुंह में एक दांत न रहे और उसे खाने को पत्थर मिले। वो देव के सामने अपना दुखड़ा सुना रही थी और फिर पागलों की तरह हंसकर बोली, माफ कीजिए देव, मैं आपको बहुत परेशान कर चुकी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मगर देव अब शांत और गंभीर था। उसने कहा, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। मुझे एक समझदार लड़की चाहिए थी जो केवल मुझसे प्यार करे, जिसके दिल में मेरे अलावा कोई और ना हो। पर तुम मेरे पसंद की बिल्कुल नहीं रही। तुम मेरे सामने दूसरों के लिए रोती रही, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं अपनी जिंदगी में किसी और को लेकर आऊंगा। मैं माँ से कह दूंगा कि तुम्हें घर से ना निकालें। तुम यहीं रहो जब तक कोई अच्छा लड़का नहीं मिल जाता। राधिका को लगा था कि देव पहले की तरह उसे माफ कर देगा, पर यहाँ पासा पलट चुका था। राधिका के दिल में अभी देव के लिए प्यार तो नहीं था, पर वो उसे खोना भी नहीं चाहती थी। पहली बार उसे जलन महसूस हुई, पर वो कुछ बोल नहीं पाई। अगले दिन देव फोन पर किसी से मुस्कुराकर बात कर रहा था। अच्छा बताओ, तुम्हें पहली मुलाकात पर कैसा उपहार चाहिए? मैं तुम्हारे लिए वही चुनूंगा। राधिका जब रसोई का काम निपटाकर कमरे में आई तो उसने ये सुना और देव के पास जाकर उसे घूरने लगी। किससे बातें कर रहे हैं आप? कौन सा उपहार? देव मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी वही सहेली है प्रीति, उसे मेरा प्रस्ताव पसंद आ गया है। हम दोनों की आपस में बात चल रही है। देव बहुत खुश दिख रहा था, पर राधिका का चेहरा उतर गया। उसने झपट कर देव से मोबाइल छीन लिया और कान से लगाया। दूसरी तरफ सच में प्रीति की आवाज थी। प्रीति बोली, राधिका सच कहूँ तो मुझे देव बहुत पसंद आ गए हैं। मैं इनसे शादी के लिए तैयार हूँ। अब प्लीज तुम हमें अकेला छोड़ दो। हमें बहुत सारी बातें करनी है। मुझे तो ये भी तय करना है कि मैं शादी में किस रंग का लहंगा पहनूंगी। ये सुनना राधिका के बर्दाश्त के बाहर था। उसने गुस्से से, आज फुर्सत का स्वाद भी चख लो, अब सिर्फ 50 रुपए में वाह ताज। जब होती हो स्ट्रेस, बालों को भी देती हो स्ट्रेस, हेयर फॉल के लिए बजाज आमंड ड्रॉप।
उसने गुस्से से प्रीति को खूब खरी खोटी सुनाई और फोन नीचे पटक कर पैर से तोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने गुस्से में देव का कॉलर पकड़ लिया। आपने आपने सोच भी कैसे लिया कि मेरे होते हुए आप किसी और को शादी का प्रस्ताव देंगे? मैं मर गई हूँ क्या? आप मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? देव उसकी इस हालत पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था, पर ऊपर से गंभीर बना रहा। उसे समझ आ गया था कि राधिका के बचपने के पीछे अब जलन और अधिकार की भावना जाग रही है। देव मन ही मन बहुत खुश हुआ था, लेकिन उसने अपना चेहरा कठोर बनाए रखा। उसने राधिका का हाथ अपने कॉलर से छुड़ाया और शांत स्वर में कहा, अपनी सीमाएं मत लांघो राधिका। जब तुम मेरे सामने किसी और के साथ भविष्य के सपने देख सकती हो तो मैं क्यों नहीं? वैसे भी अब मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं रही। ना तुम मुझसे प्यार करती हो, ना ही मुझे अपने करीब आने देती हो। अच्छी और समर्पित पत्नियां ऐसी नहीं होती जैसी तुम हो। राधिका को यह बात दिल पर लगी। उसने रोते हुए कहा, अच्छा ठीक है, आपको अपना हक चाहिए ना, तो जितना मन चाहे मुझे अपना लीजिए। लेकिन अब मुझे आपसे सच में प्यार हो गया है और मैं आपको अब किसी और का बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, समझे आप? आप सिर्फ और सिर्फ राधिका के हैं। अगर कोई और लड़की आपके पास आई ना, तो मैं उसकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटूंगी। आप जानते हैं ना कि मैं अपने हक के लिए कितनी जिद्दी हो सकती हूँ। उसकी ये बातें सुनकर देव अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा तो बताओ कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे? राधिका ने आओ देखा ना ताओ उसके गले लगकर बोली, बस बहुत ज्यादा, इतनी कि आपके लिए कुछ भी कर लूंगी। लेकिन अब आपसे अलग नहीं होंगी, ना आपके अलावा किसी और के बारे में सोचूंगी, ना ही आपकी जिंदगी में किसी और को आने दूंगी। मैं जैसी भी हूँ, बस मेरे साथ आप एडजस्ट कर लीजिए और अपने दिमाग में किसी और का ख्याल भी मत लाइए। देव ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। बड़े प्यार से उसके माथे को चूमते हुए वो बोला, अच्छा भाई, अब मेरी जान बख्शो। दरअसल मुझे तुम्हारे मुंह से सच बुलवाना था। इस सब में प्रीति ने मेरा साथ दिया। मैंने उससे बहुत विनती की थी कि बस थोड़ी देर के लिए नाटक करे ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। और देखो, एक ही बार में मेरा काम बन गया, वरना यकीन मानो तुम्हारे अलावा मुझे किसी और से बात करना भी पसंद नहीं है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। बातों ही बातों में देव उसे बिस्तर तक ले आया और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे और आंखों पर अपने प्यार के स्पर्श से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगा। आज राधिका ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसकी हर बात का पूरा साथ दिया। उस रात देव ने राधिका पर अपने निस्वार्थ प्यार की वर्षा की और राधिका भी पूरी तरह देव के वजूद में समाती चली गई। अगले कुछ दिनों में दोनों के बीच की कड़वाहट पूरी तरह खत्म हो गई और वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे। सुमित्रा जी भी उन दोनों को साथ में खिलखिलाते देख निहाल हो गई और उन्हें ढेरों आशीर्वाद देने लगी। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।